नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 7 शहरों से छोटे विमानों की उड़ान को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से वाइब्रेंट ग्राम कार्यक्रम 2 को स्वीकृति मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे बिहार के गांवों का होगा व्यापक विकास। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 8,987 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4 से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में होगा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अंतर्गत राज्य के 7 शहरों से 20 सीट वाले छोटे विमानों की उड़ान सेवा को मंजूरी दे दी है। इन शहरों में सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, बीरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी और पूर्णिया शामिल हैं। यहां हवाई अड्डों के विकास के लिए 190 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इन हवाई अड्डों का विकास भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण करेगा। इसके लिए राज्य सरकार प्राधिकरण के साथ एक समझौता करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट ग्राम कार्यक्रम 2 को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस कार्यक्रम से उन प्रखंडों के गांवों का व्यापक विकास होगा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास स्थित हैं। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ वहां रहने वालों को जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इससे पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी और इन गांवों की स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोजेक्ट पे सेकेंड इसका फेज अप्रूव किया। इंडो चाइना बॉर्डर पे 2023 में फर्स्ट फेज हुआ था कवर और आज सेकेंड फेज कवर हुआ, जिसमें 6,839 करोड़ रुपीस से और नए प्रोजेक्ट्स ऐड हुए। अब उसके अलावा जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी जितने भी एरियाज हैं, गुजरात के, राजस्थान के, पंजाब के और इधर बांग्लादेश से रिलेटेड बॉर्डर एरिया, मिजोरम, म्यांमार से रिलेटेड एरिया, इन सब को कवर करके एक सेकेंड फेज इसका चालू किया है। इस योजना से बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के लोग लाभान्वित होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम देश के सीमावर्ती गांवों को विकास और वृद्धि के केंद्र में बदलने का एक परिवर्तनकारी माध्यम है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण को स्वीकृति देने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गांवों को स्थायी आजीविका, उत्कृष्ट जीवन स्तर और सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ व्यापक विकास मॉडल में बदल देगा। केंद्र सरकार ने प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 8,987 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी प्रदान की है। नई दिल्ली में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है। जल्द ही इस संबंध में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिखित रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने ये याचिकाएं दायर की हैं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगा और इस बिल को जल्द से जल्द खारिज किया जाएगा। हमने और जितने भी कांग्रेस के तरफ से थे या ऑपोजिशन के तरफ से थे, सबने कहा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये रिलीजियस बॉडी है। जिस तरह आप गैर मुस्लिम्स में हिंदू भाई बहन हो या सिख भाई बहन हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सबको आजादी दे रहे हैं, तो हमारा आजादी कैसे छीन सकते हैं? जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सेफगार्ड है हमारे लिए, तो ये वायलेशन कैसे आप कर सकते हैं? आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा के तहत आज वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर विशेष चर्चा का प्रसारण करेगा। कार्यक्रम में प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता दानिश इकबाल विशेषज्ञ के तौर पर शामिल होंगे। इस कार्यक्रम को आप शाम 7:50 से सुन सकेंगे।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया, जो इस वर्ष 31 जनवरी को शुरू हुआ था। अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि बजट सत्र के दौरान सदन में 118% उत्पादकता दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि 16 विधेयक पारित किए गए। वहीं राज्यसभा में दोपहर 1 बजे के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अपने समापन भाषण में सभापति ने कहा कि सदन में 119% उत्पादकता दर्ज की गई। प्रदेश में शराबबंदी लागू होने के बाद से पिछले 9 वर्षों के दौरान 14,32,000 से अधिक लोगों को शराब निषेध कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। मद्य निषेध विभाग के अनुसार 6,18,000 से अधिक गिरफ्तारियां मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ने की है। वहीं 8,14,000 से अधिक गिरफ्तारियां पुलिस ने की हैं। इस अवधि में 9,36,000 से अधिक शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। इसमें सबसे अधिक 5,12,000 मामले पुलिस ने दर्ज किए। शराबबंदी लागू होने के बाद राज्य में 1,76,00,000 से अधिक लीटर देशी और 2,10,00,000 लीटर से अधिक विदेशी शराब पकड़ी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल 3,86,00,000 लीटर से अधिक शराब जब्त की गई। गौरतलब है कि राज्य में शराबबंदी अप्रैल 2016 से लागू है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 4 से 15 मई तक राज्य के 5 जिलों में भी किया जाएगा। पटना, गया, नालंदा, भागलपुर और बेगूसराय जिले में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि इन खेलों में पहली बार सेपक टाकरा और ई स्पोर्ट्स प्रदर्शनी खेल को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि ई स्पोर्ट्स में खिलाड़ी वर्चुअल माध्यम से विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का उपयोग करते हैं। इसमें ई चेस, फुटबॉल, स्ट्रीट फाइटर और क्रिकेट जैसे खेल शामिल हैं। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 39.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ गोपालगंज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। विभाग के अनुसार इस अवधि में जिले में 17 नॉट तक की तेज हवा दर्ज की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 2 दिनों के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 72 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात अधिकतम तापमान में कमी की संभावना है। तत्पश्चात न्यूनतम तापमान में वृद्धि की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 7 और 8 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर और दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने के आसार हैं। शिक्षा विभाग ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के संचालन के समय में परिवर्तन किया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि 7 अप्रैल से 1 जून तक प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों का संचालन सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 तक होगा। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिला समेत नेपाल के करीब राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में कल देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल के जाजरकोट के ग्रामीण नगर पालिका पैनक ऑफ कुशे और उसके आसपास था। नेपाल के राष्ट्रीय भूकंप निगरानी और अनुसंधान केंद्र ने पुष्टि करते हुए कहा है कि भूकंप का पहला झटका रात 8:07 पर और दूसरा झटका रात 8:10 पर महसूस किया गया। इस दौरान किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है।
मान्यता है कि देवी के महागौरी स्वरूप की आराधना से भक्तों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां का ये स्वरूप अभय, रूप और सौंदर्य प्रदान करने वाला होता है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि मंदिरों और शक्तिपीठों में महाअष्टमी की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा माहौल श्रद्धा और उत्साह के रंग में सराबोर है। रामनवमी का त्योहार कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा झांकी और जुलूस निकाले जाएंगे। इधर पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर में भक्तों के लिए मंदिर के पट आज रात 2 बजे से खोल दिए जाएंगे। मंदिर प्रशासन के अनुसार भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। वहीं परिसर में एक स्वास्थ्य केंद्र की भी स्थापना की गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पूरे क्षेत्र की निगरानी ड्रोन से की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान आपत्तिजनक गीत, कार्टून और झांकी के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि में बदलाव किया है। इस तिथि को बढ़ाकर अब 30 जून 2025 कर दिया गया है। इससे पहले आधार सीडिंग करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक निर्धारित थी। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाकर निःशुल्क आधार सीडिंग ई-केवाईसी करा सकते हैं। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले राशन कार्ड धारियों को 1 जुलाई 2025 से खाद्यान्न का लाभ नहीं दिया जाएगा। गया जिले के इमामगंज थाना क्षेत्र के तिलाठी पहाड़ी क्षेत्र से एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस से लूटी गई 3 एसएलआर राइफल, केन बम, 527 कारतूस और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पूर्णिया की एक अदालत ने मादक पदार्थ गांजा के 2 तस्करों को 10-10 वर्ष के कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की बड़ी खबर है, वक्फ संशोधन बिल को सर्वोच्च अदालत में चुनौती। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, हिंदुओं की रक्षा पर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं बांग्लादेश सरकार। दैनिक भास्कर ने अमेरिका के टैरिफ लगाने के मामले को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, चीन का अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ, ट्रंप ने चेतावनी दी, यह भारी पड़ेगा। प्रभात खबर की सुर्खी है, सूबे के 2576 लोगों की सालाना आमदनी 1 करोड़ रुपए से अधिक। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने अभिनेता मनोज कुमार के निधन की खबर को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर समेत राज्य के 7 शहरों से छोटे विमानों की उड़ान को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से वाइब्रेंट ग्राम कार्यक्रम 2 को स्वीकृति मिलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे बिहार के गांवों का होगा व्यापक विकास। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 8,987 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4 से 15 मई तक पटना, गया, राजगीर, भागलपुर और बेगूसराय में होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।